हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ जितेन और आप सभी का स्वागत है प्रगति की बोर्ड मास्टरी सीरीज में, जिसमें हम लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, consider the following compounds: FeSO4, CuSO4, calcium sulfate, Na2CO3. The compound having maximum number of water of crystallization in its crystalline form in one molecule. तो सबसे पहले समझ लेते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते क्या हैं। तो हर सॉल्ट के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने सारे सॉल्ट्स पढ़े हुए हैं, ये दिए हुए हैं फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। सभी के एक एक मॉलिक्यूल में कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जैसे पढ़ा हुआ है हमने, फेरस सल्फेट में कितने होते हैं 7H2O, कॉपर सल्फेट में कितने होते हैं 5H2O, कैल्शियम सल्फेट में 2H2O और Na2CO3 में 10H2O मॉलिक्यूल। 7H2O मॉलिक्यूल, 5H2O मॉलिक्यूल, 2H2O and 10H2O. So we can see in which the maximum number of water crystallizations are. So this is the right answer. सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इसको क्या बोलते थे हम, जिप्सम, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट। क्लियर। तो आंसर विल बी सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट। 10 H2O मॉलिक्यूल रहेंगे किसमें, सोडियम कार्बोनेट के एक मॉलिक्यूल में। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। To balance the following chemical equation, the values of coefficient x, y and z must be respectively. तो बेटा हम लोगों ने बहुत सारी इक्वेशन ऐसी सॉल्व की हुई हैं। जिंक नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स जिंक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो बैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 10th के सिलेबस में। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे करते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 2 2 4 एंड 1 5। यहाँ पे कितने 2 3 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे 6 हैं। तो अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर बैलेंस करना है, जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने हैं 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ 6 करने के लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी कैन सी टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर 6, हियर आल्सो 6, बट वी कैन सी हाउ मेनी नंबर ऑफ जिंक हियर, नाउ जिंक आर 2। तो यहाँ पे हम लोग जिंक को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिंक 2 हैं यहाँ पे और जिंक यहाँ पे भी 2 हैं। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हो गया पाया 2 एंड 2 2 2 जा 4 नाइट्रोजन। यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 1। तो अब हम देख सकते हैं जिंक 2 है यहाँ पे भी जिंक 2 है, नाइट्रोजन 4, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12, और यहाँ पे कितने 2 8 10 एंड प्लस 2। तो द इक्वेशन इज बैलेंस एंड व्हाट आर द कोफिशिएंट 2, क्या पूछा है एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 4। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा। इसी तरीके की और भी रिएक्शंस हैं आपकी, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं,
सेम कोफिशिएंट आएंगे उसमें भी जब भी हम बैलेंस करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया आपके कोफिशिएंट आफ्टर द बैलेंसिंग दिस इक्वेशन, तो आंसर विल बी थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो when two or more reactant combine to give a single product then it is called combination reaction। अगर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं कितनी रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे भी एक सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट, बट यहाँ पे देखो क्या है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हो सकती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो तीनों ये देख सकते हैं हम लोग क्या है, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग सीधा डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, दीज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आंसर क्या हो जाएगा, और ये आपका क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन भी है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। तो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं कि बेटा मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं आपके, मेटल ऑक्साइड आपके मोस्टली बेसिक, बट कुछ क्या होते हैं आपके एम्फोटेरिक नेचर के। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, विच कैन एक्ट एज बेसिक एज वेल एज एसिडिक। और इनमें हम लोगों ने एग्जाम्पल देखे हुए थे, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और आपका टिन ऑक्साइड। तो ये सारे क्या हो गए आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हमारे लिए क्या दिया हुआ है, ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक क्या होते हैं आपके, जो एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्साइड की तरह क्या है, बिहेव करते हैं, और दोनों ही क्या है, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ एनेमल इज, बहुत ही सिंपल है बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट। देखते ही आंसर आ जाएगा कि हमारे टूथ में कौन सा आपका एनिमल होता है, टूथ एनिमल में कौन सा कंपाउंड होता है आपका, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो ये 4 रिएक्शन दी हुई हैं और इनमें हमें कौन सा सेलेक्ट करना है आपका, कि कौन सी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की इक्वेशन दी हुई है। तो यहाँ पे देखो ये, दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं है। ये रिएक्शन आपको याद होगी आपकी थर्माइट रिएक्शन की थी, जिसमें आपका आयरन किस फॉर्म में मिलता था, लिक्विड फॉर्म में। दिस रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ पे सॉल्ट मिलेगा एक्वस सॉल्यूशन में और आपका वाटर मिलेगा। बट दिस रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन, यहाँ पे आपका BaSO4 क्या मिलेगा, PPT के फॉर्म में। जैसे BaSO4 यहाँ पे PPT के फॉर्म में मिलेगा। एक ट्रिक है आपका, जब सल्फेट आयन जब कुछ ऐसे कैटायन है जैसे BaSO4, CaSO4, PbSO4 एंड SrSO4, ये सारे SO4 हैं आपके। फिर से मैं लिख देता हूं एक बार, BaSO4, CaSO4, PbSO4, SrSO4
जब ये SO4 सल्फेट आयन इन 4 कैटायन के साथ में आएगा तो हमेशा प्रेसिपिटेट बनाएगा, PPT बनाएगा। तो इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक लिख लो, भारत का पंजाबी सरदार, हमेशा PPT मिलेगा। तो BSO4 है इसमें, तो ये PPT बन रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इक्वेशन, ठीक है। बाकी के में ये एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा, ये आपका ऑक्साइड बना है और ये आपका लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। बाकी की B और C और D इक्वेशन में कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है। दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इक्वेशन। क्लियर? तो अभी आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्या है। बेटा हमने पढ़ा हुआ है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जिसमें सैचुरेटेड भी था और अनसैचुरेटेड था। अनसैचुरेटेड में हमने क्या पढ़ा हुआ था? ऑल दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम्स। और हमने उनके सफिक्स क्या पढ़े थे? कौन कौन से थे? अल्कीन और अल्काइन थे, जिसमें सफिक्स क्या था बेटा? इन और आइन। ये थे हमारे अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब हम लोग बस इस ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे इन या आइन आ रहा है, तो बस वहां पे देखेंगे एन। ये तो पहला ही ऑप्शन अल्केन में आ गया, तो ये तो गलत हो गया। आइन, इन, साइक्लोहेक्सेन, एन आ गया, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग है आपका। थर्ड इन, इन, आइन, दैट मीन्स दिस इज अल्कीन, अल्कीन एंड अल्काइन, यानी कि ये तीनों ही क्या हैं? आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे मीथेन, ये भी अल्केन में आ गया, अल्कीन, अल्काइन, यानी कि ये भी आंसर आपका गलत हो गया। दैट मीन्स द राइट आंसर इज सी, जिसमें कि आपके तीनों के तीनों कंपाउंड क्या हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अ केमिकल रिएक्शन in which exchange of ions occurs between a reactant it is known as, first option endothermic reaction, exothermic reaction, double displacement reaction and displacement reaction। तो बात कर लेते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं बेटा? ऑल दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज सप्लाइड, जिसमें हम लोग हीट सप्लाई करते हैं और द रिएक्टेंट दे अब्सॉर्ब हीट एनर्जी और एनी टाइप ऑफ एनर्जी। Exothermic reactions are those reaction in which heat is released along with product। ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट के साथ में हीट भी रिलीज होती है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। डेफिनेशन क्या है आपकी? दोज रिएक्शंस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था आपका? व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम दी कंपाउंड और मोस्टली सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस का थर्ड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है आपका। क्लियर? तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है वो कौन सी रिएक्शन है? कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव pH मोर देन 7। वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। पहली चीज, pH मोर देन 7 मीन्स व्हाट? दैट मीन्स सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट, यानी कि अगर हम लोग सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो उसका pH कितना आएगा? pH इज मोर देन 7। मोर देन 7 मीन्स व्हाट? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट बनते कैसे बेटा?
वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से सॉल्ट दिए हुए हैं। NH4Cl, NH4Cl किससे मिलके बना होगा? NH4OH प्लस HCl से, यानी कि यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, यानी कि आंसर गलत हो गया। NaCl, NaCl किससे मिलके बना है? NaOH प्लस HCl, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स न्यूट्रल सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट बना था? एसिडिक सॉल्ट। ये बात करते हैं सी ऑप्शन, ये बनेगा आपका NaOH प्लस H2CO3, यानी कि ये क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। दिस सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट। The salt which are formed by the strong base and weak acid are called basic salt. Basic salt का pH क्या होना चाहिए? हमेशा क्या होना चाहिए? मोर देन 7। इसकी बात कर लें तो ये भी देखो NaOH और HNO3, यानी कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, यानी न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। दिस इज न्यूट्रल, this is neutral salt and this is acidic salt, but this is basic salt। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? this one, Na2CO3 is the salt whose pH value will be more than 7। क्लियर? तो ऐसे हम लोग क्या है निकाल सकते हैं आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following oxide are soluble in water to form alkalis or alkalis? ठीक है, अब कौन कौन से आपके ऑक्साइड हैं जो सॉल्युबल होंगे टू गिव अल्कली और अल्कलाइज? अब अल्कली क्या होते हैं? बेस होते हैं। बेस कौन से ऑक्साइड देते हैं आपके? मेटल ऑक्साइड। तो सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखो बेटा। ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं? एसिडिक। दिस इज मेटल ऑक्साइड, ये हो सकता है। NO2 फिर नॉन मेटल ऑक्साइड, ये तो एसिडिक हो गया, तो ये भी ऑप्शन गया। दिस इज बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, यानी कि आंसर सेकेंड और फोर्थ होंगे, क्योंकि ये क्या है आपके? मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड क्या देते हैं आपके? बेस। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकेंड एंड फोर्थ, तो आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर? अच्छा हाँ, अल्कली की बात करें, अल्कली भी हम लोग क्या भाई, अल्कली होते क्या हैं? जैसे अल्कली क्या होते हैं? अल्कली आर दोज बेसेस, ऐसे बेस जो वाटर सॉल्युबल हो, वाटर में क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन लिख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दूसरी रिएक्शन क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां क्या बनेगा बेटा? NaCl, वाटर और हीट रिलीज होगी। ये भी क्या है? बेसिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड, और ये क्या है? एसिड। तो मिलके क्या दे देंगे बेटा? ये भी सॉल्ट प्लस वाटर देंगे आपका। यहाँ पे भी क्या है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? नॉन मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं आपके? एसिडिक नेचर, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। अब ये एसिडिक हो गया, ये बेसिक हो गया, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा आपका? Na2CO3 सॉल्ट प्लस वाटर, और यहाँ पे भी हीट रिलीज हो जाएगी। तो तीनों में ही हम लोग देख रहे हैं क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं? सॉल्ट, वाटर एंड हीट।
ठीक है, तो ऑप्शन इट इज फाउंड दैट इन ईच केस सॉल्ट वाटर इज फॉर्म, न्यूट्रल सॉल्ट आर फॉर्म, हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, एसिडिक सॉल्ट आर फॉर्म। तो बेटा अभी सॉल्ट, तो आंसर तो ये है कि भाई सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया, लेकिन अब एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट की भी बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, एसिडिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या है, ये क्या है आपका, देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड, तो यहाँ पे बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। तो और यहाँ पे देखो न्यूट्रल सॉल्ट, यहाँ पे भी न्यूट्रल सॉल्ट, तो क्या बनेंगे बोलो भाई, कोई एक स्पेसिफिक सॉल्ट की बात नहीं करिए, ना एसिडिक ना बेसिक, यहाँ पे आपके बेसिक सॉल्ट भी है न्यूट्रल सॉल्ट भी है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आंसर, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। न्यूट्रल सॉल्ट क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूट्रल सॉल्ट है, यहाँ पे क्या है बेसिक सॉल्ट। तीसरा, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज ही नहीं हो रही बेटा। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो आंसर विल बी फर्स्ट, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म इन ईच केस। क्लियर। तो ये तीनों रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पूछ रहा है नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, इन कंपाउंड्स में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग देख सकते हैं, ये दिस इज CH3 और दिस इज COOH। यहाँ पे बात करते हैं, ये ग्रुप बना हुआ है फंक्शनल ग्रुप। इसकी बात करें तो ये भी देखो CH3 CH2 और COOH, ये भी ग्रुप दिया हुआ है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप दिया है। तो कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप है, नेम फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कार्बोक्सिलिक अब कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका सफिक्स हम लोग क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। जब लोग हम IUPAC नेमिंग करते हैं तो क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। तो दोनों ही कंपाउंड में क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है और उसका सफिक्स क्या हो जाएगा। तो अगर इसकी बात करें तो इसको क्या लिखेंगे, दो कंपाउंड, दो कार्बन है, इथेनोइक एसिड, यहाँ पे 3 कार्बन है यानी प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। तो दोनों ही कंपाउंड में, दोनों हाइड्रोकार्बनिक जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन C6H6 रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, तो बेंजीन की स्ट्रक्चर बेटा क्या होती है, हेक्सागोनल, जिसमें आपके क्या होते हैं, आपके अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे रहते हैं। दीज आर कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें ओपन स्ट्रक्चर में तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 2 4, 1 2 2 4। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग हाउ मेनी नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। किस सीक्वेंस में दिया है, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड पहले देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तो हाइड्रोजन के हो गए और सिंगल बॉन्ड 1 2 3, यानी कि कितने सिंगल बॉन्ड हो गए, 9 सिंगल। और डबल बॉन्ड तो दिख रहे हैं हमें कितने, अल्टरनेट 3 ही है डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 9 सिंगल बॉन्ड एंड 3 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड वन। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। असर्शन रीजन में ऑक्साइड ऑफ मेटल शोज बेसिक कैरेक्टर। सही है भाई, मेटल के जो आपके ऑक्साइड हैं वो क्या है, बेसिक कैरेक्टर मोस्टली शो करते हैं। रीजन, ऑक्साइड ऑफ मेटल रिएक्ट विद एसिड
टू फॉर्म सॉल्ट। बिल्कुल भाई, मेटल एसिडिक सॉरी मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं आपके बेसिक, और बेस प्रोड्यूस करते हैं, तो आप जब इनकी एसिड से रिएक्शन कराओगे तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, both A and R correct and R is correct explanation of E। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। In order to balance this chemical equation, the value of A, B, C and D are। तो भाई रिएक्शन बैलेंसिंग अभी हमने करी है, तो रिएक्शन को देख लेते हैं भाई। अब यहां पे देखते हैं भाई, ये हमें क्या निकालने, ए बी कौन कौन से दिए हुए हैं, किसका एक सब पूछा हुआ है, ए बी सी डी। तो रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड react with HCl give aluminium chloride plus water। क्लियर। अब यहाँ पे देख लेते हैं बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1, तो हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पे सिंपल सा ऐसे करके देखते हैं, 2 कर लिया। नाउ क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, यहाँ पे इवन नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं बेटा 3, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 को हम लोग क्या कर लेंगे बेटा 6 कर लेंगे। हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए बेटा, क्लोरीन तो यहाँ पे कितने हैं, ये Al2O3 था, ठीक है, देख लिया करो भाई। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितने थे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे हाइड्रोजन तो कोई यहाँ पे 6 हो गए, यहाँ पे भी 6, हाइड्रोजन बैलेंस। अब यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए बेटा, क्लोरीन कितने हो गए 6, यहाँ पे क्लोरीन कितने 3, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बैलेंस। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, अब बताओ। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, तो रिएक्शन बैलेंस है क्या बेटा, देखो जल्दी से। 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो 1 6 2 3, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 1 6 2 3। आफ्टर बैलेंसिंग कोफिशिएंट A, B, C and D are 1 6 2 and 3। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नीदर फॉर्म C4 प्लस कैटायन नॉर C4 माइनस एनायन बट फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड
ऑल्सो स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन वाई कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है इसमें। स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नॉट फॉर्म C4+ और C4-। कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो क्या आता है 2,4। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 4। एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, हर एटम अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, यानी कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, ईदर बाय लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लेट सपोज अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज मतलब देनी पड़ती है। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकालना हो तो उसमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ी। आप सोचो ना कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। ये प्रोसेस अच्छा है क्या? नहीं, फिजिबल प्रोसेस नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करके C4+ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है, तो आप एक बात बताओ, कार्बन के अंदर ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 होते हैं एटॉमिक नंबर 6। 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से वो गेन करेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ना स्टार्ट कर देंगे, रिपल्शन फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इंटरनल इलेक्ट्रॉन और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा रिपल्शन फोर्स। तो भी ये भी प्रोसेस क्या है फिजिबल नहीं है। इसीलिए कार्बन क्या करता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाता है, ना ही 4 गेन करके एनायन बनाता है। इसलिए वो क्या करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो शेयर करके बॉन्ड बनाता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे CH4 है, या कार्बन का किसी और के साथ में कंपाउंड बनाएंगे, जैसे एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। एक तो हमने बात करी कार्बन ना तो लूज करेगा ना ही गेन करेगा और कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। जैसे मान लो हमने लिया कार्बन आउटर मोस्ट में, ठीक है, और क्लोरीन के साथ अगर इसको बनाने तो 4 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा 7। सब 9th में पढ़ा हुआ है आपने कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 7। अब ये शेयरिंग करके इधर बनाएगा, ये शेयरिंग करके इधर बनाएगा। ठीक है, अब कार्बन भी क्या करेगा बेटा, कार्बन भी 8 इलेक्ट्रॉन, 4 अपने इलेक्ट्रॉन और एक एक जो शेयर किया हुआ है, तो 4 बॉन्ड बना दिए। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म। ठीक है, चलो भाई यहां तक तो ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है आर दी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें आयंस चाहिए। तो इनमें आयंस तो बनेंगे नहीं, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय दी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें कैटायन एनायन तो बन नहीं रहा है, आयंस तो बन रही है, तो आयंस नहीं है, तो ये क्या होगा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बन रहा है। देयर इज नो आयंस प्रेजेंट इन दिस कोवेलेंट कंपाउंड। दूसरा क्या है, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, आयंस के बीच में कौन सा फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्ड इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड, तो इनका जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ही
कम होती है, इनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी बहुत कम देनी पड़ती है। तो अगर ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बहुत ही कम हीट देनी पड़ेगी इनको मेल्ट और बॉयल करने के लिए, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड। क्लियर? तो तीनों हो गए बेटा। स्टेट रीजन क्या है? रीजन भाई 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने में क्या है, बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो बहुत ज़्यादा फिजिबल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि बाहर के इलेक्ट्रॉन और अंदर के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा, तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसीलिए क्या करते हैं लोग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज नो आयंस प्रेजेंट, दैट इज व्हाई बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड वीकर बॉन्ड्स होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन इथेनॉल इज हीटेड at 443 Kelvin with excess of concentrated H2SO4. State the role of concentrated H2SO4 in this reaction. Write chemical equation for the reaction. एक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है इथेनॉल में। इथेनॉल की प्रिपरेशन में हम लोगों ने एक कमर्शियल मेथड पढ़ा था, एक लेबोरेटरी मेथड पढ़ा था, हाइड्रेशन ऑफ इथीन। उसी का जस्ट अपोजिट है ये डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या बोल दिया है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म व्हेन द इथेनॉल इज हीट। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CH3CH2OH। क्लियर? अब क्या बोल रहा है, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, अगर इसको हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, और हीट कितने पे करेंगे? 443 केल्विन टेम्परेचर पे। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं? आपके वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं, ठीक है, जितना मॉइस्चर होता है या वाटर मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड से निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या करेगा, ये एक H इधर से निकालेगा और एक OH इधर से निकालेगा। तो अगर एक H इधर से निकाल देगा तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, इसकी वजह से क्या बन जाएगा? तो कंपाउंड बनेगा कौन सा? इथीन। अल्कीन है ना, 2 बॉन्ड 2 कार्बन है अल्कीन, तो इनको क्या बोलेंगे? इथीन। तो कौन सा कंपाउंड? व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट 443 केल्विन विद एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो क्या बनेगा? इथीन। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है कंपाउंड से। तो कहाँ से? यहाँ से देखो OH निकाला और यहाँ से H निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गया? डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। वाटर निकाल दिया तो हमें क्या मिल गया? अब इसी की अपोजिट रिएक्शन करेंगे, बस यहाँ पे टेम्परेचर 443 नहीं होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा। तो क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रेशन ऑफ इथेन गिव्स इथेनॉल। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन इज लाइट। ये सारी की सारी रिएक्शन जो दी हुई हैं वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। उसमें हमें पता करना है विच इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज लाइट। फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं तो उसमें हम लोग हीट देते हैं, हीट एनर्जी, ठीक है। दूसरा H2O का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम लोग, वाटर का हमने पढ़ा हुआ है, क्या देते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हीट देते हैं, इसमें क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। AgBr और ये कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के लिए तो हम लोग हमेशा थर्मल एनर्जी देते हैं ना, हीट। लेकिन AgBr इसमें हम लोग क्या देते हैं? लाइट एनर्जी।
सनलाइट या कोई भी फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, व्हेन AgBr कन्वर्टेड इनटू Ag+Br2 लाइट एनर्जी इज सप्लाइड। ठीक है, तो इसमें कौन सी एनर्जी हम लोग देंगे, लाइट एनर्जी। और यही रिएक्शन आपकी कहाँ पे यूज होती है, फोटोग्राफी में। कौन सी फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। क्लियर? सो दिस इज द रिएक्शन इन विच लाइट एनर्जी इज गिवन फॉर द डिकम्पोजिशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्टिंग्विश बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, विच ऑफ दीज टू इज यूज फॉर सल्फाइड ओर्स एंड वाई। ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस बताना है और सल्फाइड ओर्स के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग वो बताना है। तो कैल्सिनेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इज कॉल्ड कैल्सिनेशन, एंड रोस्टिंग इज व्हाट, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर्स इन द एक्सेस ऑफ एयर। तो अगर रोस्टिंग की बात करें, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग एब्सेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इसमें क्या होगा आपका, लिमिटेड भी लिख लेते हैं, इसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है, और रोस्टिंग किसके लिए होता है, मेनली यूज फॉर सल्फाइड ओर। तो रोस्टिंग प्रोसेस किसके लिए होगा, सल्फाइड ओर के लिए होगा आपका। और कैल्सिनेशन किसके लिए होता है आपका, कार्बोनेट ओर्स और हाइड्रेटेड ओर्स के लिए। क्लियर? तो रोस्टिंग किसके लिए होता है आपका, सल्फाइड ओर्स के लिए मेनली। राइट द केमिकल इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ एल्यूमिनियम फॉर ज्वाइनिंग क्रैक्ड रेलवे लाइन। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रिडक्शन प्रोसेस में, थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस में क्या होता है बेटा, थर्माइट प्रोसेस की बात करें तो थर्माइट प्रोसेस कौन सा रिडक्शन मेथड था, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एल्यूमिनियम को हम लोग लेते थे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमें क्या मिलता था आपका, Al2O3, और ये आपका आयरन मिलता था हमें लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और ये लिक्विड आयरन जो हमें मिलता है ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। कौन सी, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक। बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से आयरन क्या मिलेगा आपको, लिक्विड फॉर्म में। और ये लिक्विड आयरन को हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वेल्डिंग में। जो रेलवे ट्रैक्स में जो क्रैक्स आ जाते हैं उनको हम लोग कहाँ पे, उनमें क्या यूज़ करते हैं, दिस लिक्विड आयरन। ठीक है, थर्माइट प्रोसेस इसको यूज़ करते हैं, थर्माइट। नेक्स्ट, नेम द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मेटलर्जी में कि बहुत सारे प्रोसेस के बाद, रिडक्शन के बाद में भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज जो है रह जाती हैं आपकी मेटल में। तो हम लोग क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं मेटल्स को। तो मेटल को रिफाइन करने के लिए हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग एक कॉपर की रिफाइनिंग देते हैं। तो कॉपर में रिफाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, थिन रॉड लेते हैं, प्योर कॉपर रॉड की। ये क्या रहता है आपका, कैथोड, और यहाँ पे इम्प्योर कॉपर रॉड क्या लेते हैं हम लोग, एनोड। और जिस मेटल को हम लोग रिफाइन करते हैं उसी का ही सॉल्ट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग,
कॉपर सल्फेट का ही सॉल्ट लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, नेम दी एनोड एंड कैथोड। एनोड में क्या था हमारा, इम्प्योर कॉपर रॉड, इम्प्योर कॉपर रॉड। कैथोड में क्या था आपका, प्योर कॉपर रॉड। एंड द इलेक्ट्रोलाइट हम लोग किसका लेंगे, कॉपर के ही सॉल्ट का, ठीक है। तो हम लोग मोस्टली क्या ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो कैथोड में हम लोग प्योर कॉपर रॉड लेते हैं, एनोड में इम्प्योर कॉपर रॉड, और कॉपर का ही सॉल्ट सॉल्यूशन लेते हैं ड्यूरिंग दी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड। मीथेन, अल्केन में आया है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक ही कार्बन मेथ। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है, 3 मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन आएंगे। और अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो 3 कार्बन अगर आ गए तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो C3H8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, C3H8 प्रोपेन मीथेन। कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर weaker bond as compared to ionic bond. That is why melting point and boiling point of carbon compounds are low. Clear? Due to weak covalent bonds formed by carbon compounds. Clear? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट in a boiling tube, black copper oxide, oxygen and a brown gas X is formed. ठीक है, अगर कॉपर नाइट्रेट को हम हीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अननोन कंपाउंड दैट इज ब्राउन गैस X is formed. The question is identify the type of reaction and the gas X. Second, write balanced chemical equation of the reaction, and the third one, write the pH range of aqueous solution of the gas X. तो कॉपर नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने रिएक्शन करी हुई है, लेड नाइट्रेट को हीट किया हुआ है, कैल्शियम नाइट्रेट को, उसी तरह की ये रिएक्शन है आपकी कॉपर नाइट्रेट। It will give copper oxide, oxygen and a brown। तो अगर हम लोग हीट करते हैं इसको तो हम लोग कंपाउंड 2 बनते हैं, यहाँ पे एक गैस बनेगी आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर कैसा होता है बेटा, ब्राउन फ्यूम्स के साथ आती है आपकी। तो हम लोग यहाँ O2 की जगह NO2 ही ले लेते हैं, फिर O2 आगे लिख देते हैं। तो दिस इज X, the gas which is released on heating of copper nitrate। अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कंपाउंड मिलेगा आपका। सेकंड, ये गैस मिलेगी जिसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड द गैस। तो रिएक्शन कौन सी होगी टाइप्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको हम लोग टाइप में क्या लिख देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, and the gas is nitrogen dioxide। Clear?
सेकेंड वन, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। अगर हमको इक्वेशन को बैलेंस करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा? अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 4 एंड 1 5। तो इससे 6 करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉपर यहाँ पे 2 हैं, कॉपर यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देख सकते हैं नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? नाइट्रोजन यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं? नाइट्रोजन 4। तो नाइट्रोजन यहाँ पे 4 लिख सकते हैं ना। नाउ वी कैन सी कॉपर 2, नाइट्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 2 8 10 एंड 2 12, और यहाँ पे कितने हैं? 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। द रिएक्शन इज बैलेंस्ड नाउ। 2 CONO3 twice, 2 CO plus 4 NO2 plus O2. Clear? The reaction is balanced now. Next question is write the pH range of aqueous solution of gas X. अब गैस कौन सी है बेटा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कौन से ऑक्साइड हैं आपके? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं बेटा? एसिडिक। और एसिड का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए बेटा? लेस देन 7 या मोर देन 7? तो इट विल बी लेस देन 7। अगर हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे इसका तो क्या होगा? एसिडिक। और एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NO2 क्या होगा? एसिडिक। और एसिडिक का पीएच क्या हो जाएगा बेटा? पीएच क्या हो जाएगा? लेस देन 7। लेस देन 7। क्लियर? तो 3 क्वेश्चन थे इसमें। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। पहली रिएक्शन क्या होगी आपकी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गैस कौन सी है आपकी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम लोगों ने बैलेंस भी कर दिया। एंड थर्ड, राइट द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस। गैस क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है आपका? एसिडिक। एसिडिक का पीएच क्या होगा आपका? हमेशा लेस देन 7 होगा। ठीक है भाई, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर अल्कली प्रोसेस, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। ठीक है, तो क्लोर अल्कली प्रोसेस हमने पढ़ा हुआ है। ब्राइन सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते थे? इलेक्ट्रोलिसिस करते थे। तो ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? ब्राइन सॉल्यूशन। अब अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनते थे, हमने पढ़ा हुआ था। कौन कौन से बनते थे बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन कहाँ पे आती थी बेटा? कैथोड पे। क्लोरीन कहाँ पे आता था? एनोड पे। ठीक है, और सॉल्यूशन में क्या बच जाता था आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेन प्रोडक्ट आ गए आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। अब इन तीनों के क्या क्या पूछ रहा है भाई? एक एक इंपॉर्टेंट यूज पूछ रहा है। तो NaOH की बात करें तो NaOH को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी यूज करते हैं। मेकिंग, और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं इसको हम लोग। पेपर इंडस्ट्री में भी इसको यूज करते हैं। सेकेंड हमारा क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का क्या है? एज ए फ्यूल भी यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अमोनिया वगैरह बनाने में करते हैं हम लोग। अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग, और फर्टिलाइजर्स में भी बनाने में भी यूज करते हैं। बहुत सारे यूज हैं। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं हम लोग, डिसइंफेक्टेंट की तरह। और PVC बनाने में भी तो यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
तो क्लोरीन का वहाँ पे भी यूज़ हो जाता है आपका। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं, अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग करने, अमोनिया भी हम लोग सिंथेसाइज करते हैं तो उसमें भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ करते हैं, क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं हम लोग डिसइंफेक्टेंट की तरह, और पॉलीविनाइल क्लोराइड में भी यूज़ करते हैं इसको। तो दीज आर दी यूजेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। A, B and C are the three element which undergoes chemical reaction according to the following equation। ठीक है, B रिएक्ट कर रहा है A2O3 से, ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या हमें दिख रहा है सारी की सारी क्या हो रही हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह दिख रही हैं क्या? बिल्कुल दिख रही हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रीजन। ठीक है, विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, which element is least reactive, and the third one, what is the type of reaction listed above। तो भाई सब में दिख रहा है, देखो B A को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ B C को रिप्लेस कर रहा है, और यहाँ A C को रिप्लेस कर रहा है, तो सभी में रिप्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन होगी? तो हमें थर्ड का तो आंसर पहले ही मिल गया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पे, बी अगर ए को रिप्लेस कर रहा है दैट मीन्स क्या होगा, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए। भाई हम लोग क्या पढ़ते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्या करते हैं, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अगर लेस रिएक्टिव होगा तो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, यानी कि यहाँ पे क्या है, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, तो यहाँ पे बी क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है ए से। सेम यहाँ पे बी किससे ज्यादा रिएक्टिव है, सी से। तो यानी बी और बी जो है आपका ए से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और सी से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। अब यहाँ पे ए क्या है आपका, सी से ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी इसने इसको रिप्लेस किया हुआ है, यानी कि ए क्या हो गया आपका, सी से। ठीक है, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए, बी इज मोर रिएक्टिव देन सी, एंड ए इज मोर रिएक्टिव देन सी। तो अगर हम इसको समराइज कर लें तो क्या हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, बी इज मोर रिएक्टिव देन ए एंड ए इज मोर रिएक्टिव देन सी। हमें ये सीरीज मिल गई कि बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद ए की रिएक्टिविटी है, और उसके बाद सी की रिएक्टिविटी है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, विच एलिमेंट इज मोस्ट रिएक्टिव। तो भाई क्या हो जाएगा, मोस्ट रिएक्टिव क्या हो जाएगा आपका बी। विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, तो क्या हो जाएगा आपका सी। और लास्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन लिस्टेड अबव, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस यही होता है कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपकी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल रिएक्टिविटी का कोई रोल नहीं होता है। उसमें क्या होगा, आपका एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, वेदर एलिमेंट और मेटल इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तभी वो क्या कर सकता है, डिस्प्लेस करता है, अदरवाइज वो मतलब जो आपका लेस रिएक्टिव अगर एलिमेंट है या मेटल है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या है, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीनों के आंसर आ गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व इन कलर व्हेन white silver chloride is left exposed to sunlight, state the type of chemical reaction in this change। अगर हम लोग white कलर के सिल्वर क्लोराइड को अगर एक्सपोज कर दें तो ये आपका है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें एक था आपका टाइप फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, याद होगा AgCl। अगर इसको हम हीट कर दें लाइट में, सनलाइट या किसी भी लाइट में, लाइट एनर्जी अगर हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा बेटा, Ag प्लस क्लोरीन गैस। और इसका कलर क्या होता है बेटा, वाइट। लेकिन जब ये एक्सपोज करते हैं हम लोग लाइट में तो इसका कलर किस में हो जाता है, ग्रे कलर। ठीक है, अब ये कौन सी रिएक्शन है, आपकी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है।
photochemical decomposition reaction, photochemical decomposition reaction, all those decomposition reaction when the source of heat is light. तो यहाँ क्या है, लाइट है. अब यहाँ वाइट कलर था, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रे कलर में. और इसी वजह से जो ये रिएक्शन है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में. ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं हम लोग. इस रिएक्शन का यूज़ कहाँ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में. ऐसे ही AgBr होगा, उसको भी अगर सनलाइट में एक्सपोज करोगे तो क्या मिल जाएगा, Ag प्लस Br2. क्लियर. तो ये ग्रे कलर कैसे आता है, जब हम लोग देखते हैं ना ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, जब एक्सपोज करते हैं लाइट में तो क्या होता है, कुछ ग्रे कलर आ जाता है ना, ग्रे वाइट. तो ग्रे कलर किसकी वजह से होता है, ये Ag की वजह से. और क्लोरीन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा. ठीक है. तो हमारा क्वेश्चन हो गया आपका, व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व, वाइट से किस में कलर में चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर में. ठीक है. अगर हम लोग एक्सपोज करेंगे लाइट में, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन से टाइप की रिएक्शन है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इसका यूज कहाँ करते हैं, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज करते हैं. क्लियर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. अ मेटल इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, द गैस इवॉल्व इज कलेक्टेड बाई द मेथड एट शोन इन फिगर. फिगर नहीं दिया हुआ है बेटा. ठीक है. अगर हम लोग लेट सपोज, अगर हम लोग एक सिंपल सा आपका रिएक्शन ले लें, जैसे मान लो डाइल्यूट H2SO4 की बात करें, तो यहाँ पे मान लो इसमें क्या है, डाइल्यूट H2SO4 है. ठीक है. तो डाइल्यूट H2SO4, और अगर हम इसको ट्रीट करें किससे, मेटल से. ठीक है. कोई भी मेटल ले लेते हैं, जैसे मान लो हम लोग NS ले लिया. अगर इसकी डाइल्यूट, कौन सा एसिड लिया हुआ है, H2SO4. ठीक है भाई, डाइल्यूट लिया है. ठीक है. अब कौन सी गैस रिलीज होती है भाई, हमें पता है कि जब भी हम व्हेन एक्टिव मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक है भाई. तो कौन सी गैस रिलीज होगी आपकी, हाइड्रोजन गैस. नेम द गैस लिबरेटेड, हाइड्रोजन. नेक्स्ट, नेम द मेथड यूज फॉर कलेक्शन ऑफ. तो आप इसको याद कर लो बेटा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. इसको हम लोग कलेक्ट कैसे करते हैं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. इन्वर्टेड रहता है बेटा इसमें, क्या नाम है, ऐसे ही इन्वर्टेड रहेगा, ऐसे. तो यहाँ पे एसिड रहता है और ऊपर जाके गैस कलेक्ट हो जाती है. ठीक है. तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू आपका हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, आपकी कलेक्ट हो जाएगी. तो मेथड में लिख लेना आप, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड. क्लियर. इज द गैस इज सॉल्युबल इन वाटर. तो गैस, हाइड्रोजन गैस वाटर में सॉल्युबल नहीं होती है. ठीक है. तो इनसॉल्युबल. ठीक है. इज द गैस लाइटर और हैवियर देन एयर. तो पता है हमें कि हाइड्रोजन क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है एज कंपेयर टू एयर. ठीक है. तो लाइटर हो जाएगा. तो आपकी जो गैस है, हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बहुत ज़्यादा लाइट होगी एज कंपेयर टू एयर. तो नेम द गैस, कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस. नेम द मेथड, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड. इज द गैस सॉल्युबल इन वाटर. तो इनसॉल्युबल होगा, सॉल्युबल नहीं होगा. इज द गैस लाइटर और हैवियर. तो क्या होगी आपकी, लाइटर होगी एज कंपेयर टू एयर. ठीक है. तो सारे क्वेश्चंस के आंसर में मिल गए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. आइडेंटिफाई द कंपाउंड A2E इन द फॉलोइंग रिएक्शन. वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. इसमें आप देखना बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी. मतलब इसमें एक क्वेश्चन देके उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए. पहली बात, पहला क्या है, CH3CH2OH.
अब ये क्या है बेटा, ये तो हमें पता है बहुत अच्छे से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। क्लियर। अब हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसमें पढ़ा हुआ था। पहला ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया था। दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7 हो, तो वो कैसे यूज करते हैं हम लोग, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते थे तो क्या मिलता था हमें, लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का ही मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, CH3COOH और वाटर, वाटर तो मिल गया। ठीक है, तो पहली रिएक्शन में तो हमारे पास एक कंपाउंड क्या आ गया बेटा, CH3। जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 कार्बन का अल्कोहल है तो 2 कार्बन का आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, इथेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इथेनॉल। अब इथेनॉल को हम लोग ए से रिएक्ट करा रहे हैं, अब बी। अब ए क्या है हमारा, इथेनोइक एसिड, तो ये इथेनोइक एसिड है और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराते थे तो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है 10th क्लास की, एस्ट्रिफिकेशन। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड is obtained along with water, that is known as esterification, एस्टर बनता है। तो अब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन क्या लिखेंगे बेटा, और यहाँ पे क्या होता है आपका, इन दोनों से मिलके वाटर बाहर चला जाएगा और बाकी का पूरा कंपाउंड हमें मिलेगा। तो क्या मिलता है, CH3COO C2H5। ठीक है भाई, तो ये क्या मिल गया हमें, इथाइल इथेनोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट प्लस वाटर, इसी को बोलते हैं हम लोग एस्ट्रिफिकेशन। क्लियर। तो हमारा बी कंपाउंड क्या हो गया, बी इज CH3COO C2H5 इथाइल इथेनोएट। क्लियर। नेक्स्ट आपका, अब इसका भी नाम लिख लेते हैं नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट A प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हम लोग A से कराएं, A क्या है, एसिड, तो हमने यार टाइप्स ऑफ रिएक्शन में वहां पे भी पढ़ा हुआ था, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। याद करो, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर में एसिड और बेस सॉल्ट में कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। तो सेम आपका क्या है भाई, यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, ए क्या हो गया आपका CH3COOH। तो अब ये क्या होगा, Na इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस CO2 प्लस H2O। यानी कि सी कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, सी बन जाएगा आपका CH3COONA, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम इथेनोएट। क्या बन जाएगा, सोडियम इथेनोएट। इसका नाम अभी हम लिख देंगे, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। दूसरा ये डी कंपाउंड क्या आ गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो डी कंपाउंड क्या आ गया, CO2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखो, अल्कोहल रिएक्ट विद E, क्या मिल रहा है हमें, CH3CH2ONA प्लस H2। अब यहाँ पे एक बात समझो, यहाँ पे हम लोग जब अल्कोहल की रिएक्शन मेटल से कराते थे, यहाँ पे H को कौन रिप्लेस करेगा, मेटल, तो यहाँ पे E क्या हो जाना चाहिए, Na, तभी ये रिएक्शन आएगी। उसको क्या बोलते हैं, सोडियम इथॉक्साइड। तो यहाँ पे E क्या आ जाएगा आपका,
सोडियम मेटल। तो हमारे पास सारे कंपाउंड आ गए ए से लेके ई तक। ए क्या है बेटा? इथेनॉल का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इथेनोइक एसिड। तो ए क्या हो गया आपका? इथेनोइक एसिड। सेकेंड रिएक्शन आपकी एस्ट्रिफिकेशन है। ए कौन सा कंपाउंड मिला था? कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल with carboxylic acid in the presence of concentrated H2SO4 gives ester alkyl alkanoate, और यहाँ पे तो इथाइल इथेनोएट मिलेगा प्लस वाटर रिलीज। और ये क्या होता है आपका? एस्टर। स्वीट स्मेल क्या हो जाएगा? जो आपके परफ्यूम वगैरह बनते हैं उनमें यूज होता है आपका ये। नेक्स्ट ए, तो ए क्या है आपका? एसिड। एसिड की रिएक्शन हम लोग जब मेटल बाई कार्बोनेट से कराते थे तो क्या मिलता था? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो यहाँ पे क्या मिल गया? सोडियम इथेनोएट। और नेक्स्ट आपकी अल्कोहल की रिएक्शन जब मेटल से कराते थे तो हमें क्या मिलता था? अल्कोक्साइड। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? सोडियम इथॉक्साइड। तो ये कौन सा हो गया? ई क्या हो गया आपका? Na। तो ए क्या हो गया आपका? इथेनोइक एसिड। बी क्या हो गया? इथाइल इथेनोएट। सी क्या हो गया? सोडियम इथेनोएट। और आपका डी क्या हो गया? CO2। और ई क्या हो गया? सोडियम मेटल। तो सारे आंसर हमें ए से लेके ई तक मिल गए। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बहुत सारी चीज़ें, लगभग मैक्सिमम रिएक्शन इसमें कवर हो जाएंगी। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी हो जाएंगी, एसिड की भी हो जाएंगी और अल्कोहल की भी हो जाएंगी। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक है एस्ट्रिफिकेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपका। अगर बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एस्ट्रिफिकेशन, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव एस्टर एंड वाटर, दैट इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन आप एक बार फिर से जाना, फिर से एक बार सॉल्व करना। आप एक एक रिएक्शन एक बार सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। गिव रीजन। पहला क्या है? प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज। प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर को ही हम लोग ज्वेलरीज के लिए क्यों यूज करते हैं? पहली बात तो यह क्या है? डक्टाइल होते हैं आपके, मेलिएबल भी होते हैं। ठीक है, प्लस मेन रीजन जो इनका है, दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। इनमें रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है अगेंस्ट कोरोजन, हाईली रेजिस्टेंट। एंड इसको हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन। कोरोजन नहीं होता है इनमें, और डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी तो इनके अंदर होती है बहुत ही। देखते हो ना, 1 ग्राम 2 ग्राम सोने से कितना बड़ा ज्वेलरी बना देते हैं, 10 ग्राम सोने से पूरा का पूरा क्या है, हार बना देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है आपकी? हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन, कोरोजन नहीं होता है इनमें, और दूसरा क्या है, मेलिएबल भी है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल। तो हमने बात करी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की, तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ये तीनों ही मेटल सबसे ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम हाईली रिएक्टिव। और हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या है? जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करते हैं वैसे ही मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इनको एक्सपोज नहीं करते हैं एयर में, क्योंकि एयर में जैसे ही मॉइस्चर मिलता है ये बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग इनको कहाँ पे रखते हैं? केरोसिन के अंदर। कहाँ रखते हैं? केरोसिन के अंदर। और मोस्टली लिथियम क्या है, लिथियम को तो केरोसिन में भी कभी कभी रखते हैं, लेकिन अगर फ्लोट करना स्टार्ट करता है तो इसलिए हम लोग इसको पैराफिन वैक्स में भी रैप करके रखते हैं। ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव हैं ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। क्या कर सकते हैं? ड्यू टू लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। क्यों रखते हैं हम लोग? ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, they start
burning when exposed to air। एयर में क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होने की वजह से जैसे ही मॉइस्चर मिलता है वैसे वो बर्न होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है भाई। तो दूसरा क्या है, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर अंडर केरोसिन, इसलिए हम लोग केरोसिन के अंदर रखते हैं ताकि एयर से दूर रहें और मॉइस्चर से दूर रहें। क्लियर। नेक्स्ट ये भी हो गया भाई। थर्ड क्या है आपका, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल बट स्टिल यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। ठीक है, हाईली रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, फिर भी उसको हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करता है, एल्यूमिनियम पहले ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम के ऊपर, विच प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन। तो क्या होता है, एल्यूमिनियम पहले ही ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, जो कि एज ए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। विच प्रिवेंट फर्दर रिएक्शंस। तो क्या करता है, ये एज ए प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, तो आगे रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसको यूटेंसिल्स बनाने में यूज करते हैं। ठीक है भाई। तो ये भी हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसका भी रीजन पता गया। कार्बोनेट एंड सल्फेट ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। हमारा एक प्रोसेस होता था जिसमें हम लोग क्या करते थे, कार्बोनेट ओर्स और सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते थे। याद है आपको, कैल्शिनेशन, रोस्टिंग। कैल्शिनेशन क्या था, हीटिंग ऑफ ओर्स इन दी एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। एंड सल्फाइड ओर्स के लिए क्या कहा था बेटा, रोस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर्स इन दी एक्सेस ऑफ एयर। तो उसमें क्या करते थे हम लोग, सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर्स को किस में कन्वर्ट करते थे, मेटल ऑक्साइड में। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज वेरी इजी एज कंपेयर टू कार्बोनेट और सल्फाइड। ठीक है, तो यहां पे क्या है, इसका रीजन क्या होगा, रिडक्शन ऑफ oxide is easier than reduction of carbonate and sulfate or sulfide ores। सल्फेट। ठीक है भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, पहले मेटल ऑक्साइड में, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में फिर ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन को तो हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन रीजन क्या है, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इज मच मच इजियर देन रिडक्शन ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फेट। ठीक है, क्लियर। तो सभी के रीजन पता चल गए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट इफेक्ट does an increase in concentration of H plus aqueous ions in solution have on pH of a solution। pH का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है बेटा, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, जितना कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। तो जितना H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही pH क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है बेटा, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी H प्लस की, यानी उतनी ही pH वैल्यू। जैसे मान लो हम लोग pH वैल्यू की जो रेंज देखते हैं 0 से 7 तक, तो क्या होता है 1 2 3 4, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं pH वैल्यू, वैसे वैसे क्या होता है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो यानी कि pH वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी कि H प्लस की कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंक्रीजेस, दैट मीन्स pH क्या हो जाएगा, डिक्रीज। pH में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका,
अगर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस whose combination forms common salt that you use in your food। वेरी इजी आंसर, कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं तो कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, NaCl। और NaCl कौन कौन, NaCl किससे बना हुआ है बेटा, NaCl किससे बना हुआ है, अगर इसकी बात करें तो ये NaOH से बना होगा और ये किससे बना होगा, HCl। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बना है, NaCl। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है भाई। राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट। केमिकल फॉर्मूला तो ये हो गया और केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है भाई, तो सोडियम क्लोराइड बन गया आपका। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। आइडेंटिफाई द एसिड, एसिड कौन सा हो जाएगा आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपका बेस क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सॉल्ट कौन सा मिला, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रॉक सॉल्ट, मेंशन इट्स कलर एंड द रीजन ड्यू टू विच इट हैज दिस कलर। ठीक है, तो रॉक सॉल्ट भी क्या होता है आपका, यही है आपका कॉमन सॉल्ट, लेकिन जब इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज वगैरह आती है ना, तो उसकी वजह से इसका ब्राउन कलर या पिंक कलर आ जाता है, जिसकी वजह से उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रॉक सॉल्ट। ठीक है भाई, तो रॉक सॉल्ट भी क्या है आपका, कॉमन सॉल्ट ही है। और इसका कलर कैसा होता है बेटा, लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन और पिंक। ड्यू टू इम्प्योरिटीज, जैसे क्ले हो गया, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होगी, ड्यू टू इम्प्योरिटीज इज लाइक क्ले हो गया और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनकी वजह से आपका इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन या लाइट पिंक की तरह हो जाता है। आपने देखा होगा ना, सेंधा नमक आता है जो नॉर्मल बोलते हैं, सेंधा सेंधा नमक, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। क्लियर। तो ये बात होगी, किसकी वजह से होता है कलर, इनका इम्प्योरिटीज की वजह से होता है आपका कलर। थर्ड, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। अभी हम लोगों ने किया हुआ बेटा, इलेक्ट्रिसिटी जब हम लोग पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन हमने देखा था क्या होता है, ब्राइन सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो क्या मिलेगा हमें, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, ये कहाँ मिलेगा, एनोड पे, और ये कहाँ मिलेगा, ये सॉल्यूशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तीन कंपाउंड मिलते हैं व्हेन ब्राइन सॉल्यूशन, इसको यार तो बोलते हैं हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl हैविंग हाई कंसंट्रेशन इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्लोर अल्कली प्रोसेस, याद है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे हम लोग पीछे देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन्स, राइट इट्स केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन तो लिख दी बेटा हम लोगों ने, कौन कौन सी, NaCl ब्राइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी इज गिवन, इट विल प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं हम लोग, और अमोनिया वगैरह सिंथेसाइज करने में करते हैं, क्लोरीन का हम लोग PVC बनाने में यूज़ करते हैं, और वाटर ट्रीटमेंट में भी एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ करते हैं।
क्लियर? तो सारे आंसर आ गए यहाँ पे, ऑल आंसर हियर, 3 ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेम रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन 3MnO2 plus 4Al plus 3Mn plus Al2O3 state which is more reactive, Mn और Al and Y। ठीक है भाई, तो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम इज रिप्लेसिंग Mn, तो क्या बनना है Al2। तो एक तो हमें चीज ये क्लियर होगी कि एल्यूमिनियम क्या है, मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव है, तभी वो उसको डिस्प्लेस कर रहा है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, तो यहां पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Mn, बिकॉज पूछ रहा है ना रीजन, इट कैन डिस्प्लेस it from their compound। तो ये तो आंसर मिल गया हमें कि भाई एल्यूमिनियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है मैंगनीज से, तभी इसने डिस्प्लेस कर दिया इसको और मैंगनीज को बाहर निकाल दिया और खुद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है भाई, अब दूसरी बात करें, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहली बात तो बेटा हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पे इसी में देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं ये। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स साइमल्टेनियसली, देन इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंगनीज से ऑक्सीजन निकल रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया बेटा, रिडक्शन। इसका क्या हो गया, रिडक्शन। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऐड होके तभी तो Al2O3 बन रहा है, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, अब हमने पढ़ा हुआ है जिसका रिडक्शन होता है, यानी खुद अगर रिड्यूस हो रहा है, यानी कि दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये MnO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा दूसरे को, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो हमने पूछा भी क्या है, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट विल बी एल्यूमिनियम। रिडक्टेंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट है आपका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आपका रिडॉक्स रिएक्शन का, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस, इसी में यहीं पे कर लेते हैं चलो, क्योंकि छोटा सा पार्ट है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें तो एलिमेंटल स्टेट में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आपका, जीरो। तो एलिमेंटल स्टेट की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट में एल्यूमिनियम पे क्या होगा, जीरो, मैग्नीज पे क्या होगा, जीरो। और अगर हम लोग कंपाउंड में बात करें तो -2 ऑक्सीजन इस पे होता है। ठीक है, नॉर्मली ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -2, और 2 ऑक्सीजन है, इसकी वजह से इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, +4। यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे कितना आएगा, -2। यहाँ पे एल्यूमिनियम, देखो भाई यहाँ पे
ठीक है। एल्यूमिनियम पे यहाँ पे बात करें तो कितना आएगा +3 और यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। तो अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम 0 से +3 चला गया, 0 से +3, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखो मैंगनीज +4 से किस पे चला गया, +4 से 0 पे चला गया, +4 से 0 पे। अगर +4 से कोई चीज 0 पे आ रही है यानी कि वो डिक्रीज हो रही है ना, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज को क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है। तो हम लोग बात करें अगर यहाँ पे, तो ये क्या है, MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और हमें वही बताना, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक चीज और क्लियर कर दें कि यहाँ पे जो भी कंपाउंड है, अगर आपसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ रहा है या रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे एक सिंगल एटम का नाम नहीं लेना है या सिंगल एलिमेंट का नाम नहीं लेना है कि भाई अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर पूछा जाए तो आप ये बोल दो कि नहीं Mn होगा। पूरा कंपाउंड बताना है। MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्यूमिनियम इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो पूरा कंपाउंड की बात करेंगे। ठीक है। तो आज के जो सवाल थे वो हम लोगों ने कंप्लीट किए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। ठीक है। तो इससे भी ज़्यादा हम लोग अच्छे क्वेश्चन और लेके आएंगे। ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बोर्ड के एग्ज़ाम्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते रहिए। बाकी इससे और ज़्यादा क्वेश्चन हम लेके नेक्स्ट सेशन में आएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, बोर्ड के लिए तैयारी करते रहें, मोटिवेटेड रहें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं। थैंक यू।